नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के कुछ चैप्टर जो हैं उनको समझने के लिए कुछ शब्दावली जो है वो आपके समक्ष बार बार आती है उन चैप्टर में, तो उनको आप पहले थोड़ी सी एकदम स्पष्ट समझने के बाद यदि आप उन चैप्टर का अध्ययन करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कुछ शब्द जैसे बार बार आपके समक्ष आते हैं जो आपने हालांकि गत कक्षाओं में पढ़े भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है ताकि आपकी जो बेसिक अवधारणा है वो उनकी स्पष्ट हो सके और उनके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आपको तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। तत्व क्या होते हैं? तो तत्वों के बारे में आपने जैसे पढ़ा है, हमने हालांकि पिछली कक्षा में पढ़ा है, जैसे आपने सुना है सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। ये जो सोना है या चांदी है या लोहा है, तांबा, जितने भी होते हैं तो ये तत्वों की श्रेणी में आते हैं। जैसे सोने को हम, सोने का प्रतीक होता है AU, चांदी का होता है AG, ये प्रतीक आपने पढ़े होंगे, और लोहा होता है FE। तो इन्हें हम तत्व क्यों कहते हैं? तो इसके लिए हमें तत्व की परिभाषा को समझना होगा कि तत्व इस प्रकार के पदार्थों को कहा जाता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यानी तत्व क्या होते हैं? तो जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। केवल एक ही प्रकार, जैसे सोना आदि हम कहते हैं तो केवल उसमें सोने के परमाणु होते हैं, चांदी है तो उसमें केवल चांदी के परमाणु होते हैं। तो तत्व जो है मूल पदार्थ होते हैं, तत्वों का निर्माण नहीं किया जाता है, ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं। तो लगभग अभी तक जो है वो 118 के करीब तत्वों की खोज कर ली गई है। जैसे सोना, चांदी, ये कुल मिलाकर के लगभग 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं। तो इसके बाद बात आती है कि परमाणु, यानी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं और परमाणु का जो संगठन किस प्रकार का होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो परमाणु हम पदार्थ की या तत्व की उस सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसमें मात्र पदार्थ के गुण मौजूद होते हैं, जिसमें मात्र पदार्थ के गुण मौजूद हो। तो मात्र पदार्थ से मतलब है कि जैसे हम सोने के परमाणु की बात करेंगे तो उस सबसे छोटे कण को, सोने के उस सबसे छोटे कण को परमाणु कहेंगे जिसमें सोने के गुण मौजूद होते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है जिसमें मात्र पदार्थ के गुण मौजूद हों वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब परमाणु जो कुछ मुख्य कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु की आकृति जो सामान्य हम छोटी कक्षाओं में अध्ययन में उसको गोल मानते हैं कि परमाणु की आकृति क्या होती है? गोल होती है, और उसके मध्य में नाभिक होता है। परमाणु के मध्य में क्या होता है? नाभिक होता है, और नाभिक का आकार जो है वो परमाणु के आकार से बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि यदि परमाणु को हम फुटबॉल के ग्राउंड की समान आकृति का माने, आकार का माने, तो उसमें एक मक्खी बैठी हो उतना आकार जो है वो परमाणु के नाभिक का होता है। और नाभिक में जो है वो एक प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोटॉन, और दूसरे इसमें होते हैं न्यूट्रॉन। तो ये दो प्रकार के कण होते हैं जो नाभिक में पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक कण होते हैं, धनात्मक कण होते हैं, और न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता। तो ये आवेश रहित होते हैं, ये आवेश रहित होते हैं, जो केवल परमाणु के द्रव्यमान में इनका योगदान होता है। तो प्रोटॉन जो है वो आवेश रहित कण होते हैं,
और परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षाओं में चारों घूर्णन करते हैं। कक्षाओं के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेशित कण होते हैं। ऋण आवेशित कण होते हैं, यानी इन पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन्स होते हैं उन पर धनात्मक आवेश होता है। तो यानी परमाणु अपने मान सकते हैं मुख्य पर 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों कक्षाओं में घूर्णन करते रहते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं बहुत ही सूक्ष्म जगह में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो नाभिक में रहते हैं। और परमाणु का समस्त भार जो है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो ये परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हमने पढ़ा कि नाभिक में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाह्य कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरी बात है कि परमाणु से जो अणु कैसे बनते हैं या यौगिक क्या होता है, तो इसको समझने के लिए पहले परमाणु की प्रकृति को समझना होगा। और परमाणु की प्रकृति समझने के लिए उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है वो क्या है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम समझेंगे तो हमें परमाणु की प्रकृति समझ में आएगी कि कोई परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता क्यों होता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्यों होता है। तो वो सब इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर तय होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ और शब्दों को समझना होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास को समझने से पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है और उसकी द्रव्यमान संख्या है, ये सब कुछ समझने होंगे आपको। परमाणु क्रमांक क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ पर लिए चलता हूं। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कुछ ही आधारभूत परिभाषाएं आपको दी हुई है। जैसे परमाणु क्या है, तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसमें मात्र पदार्थ के गुण मौजूद होते हैं वो परमाणु कहलाता है। परमाणु गेंद की तरह गोल माना जाता है जिसके केंद्र में बहुत ही छोटे आकार का नाभिक होता है। परमाणु में मुख्य 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, धनावेशित कण प्रोटॉन, उदासीन कण न्यूट्रॉन, और ये दोनों कण नाभिक में पाए जाते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। उदासीन परमाणु में जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व मैंने भी आपको बताया कि वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं वो तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब है। फिर आती है बात परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक जो है वो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की जो संख्या होती है, यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 हुआ। इसी प्रकार हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। और चूंकि उदासीन परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो निर्धारित नहीं होती है। वो जैसे कुछ छोटे परमाणुओं में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अनियमित रूप से बढ़ती है और कभी प्रोटॉन से ज्यादा भी होती है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है वो दोनों मिलकर के परमाणु का भार बनाते हैं, और जिसे हम परमाणु भार कहते हैं या परमाणु संख्या भी कहते हैं या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हालांकि भार होता है लेकिन वो इतना न्यून होता है कि उसे भारहीन माना जाता है, और परमाणु का समस्त भार जो है वो हम ये मान सकते हैं कि सारा भार जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विन्यास आखिर क्या चीज है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि
परमाणु के नाभिक के चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है या उनको व्यवस्थित करने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन या उनको कक्षाओं में जमाना, उनको किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, इनको व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास को समझने के लिए ये कुछ बातें आपको देखनी होंगी। जैसे परमाणु के नाभिक के चारों जो कक्षाएं होती है, उसमें पहली कक्षा जो होती है या ऊर्जा स्तर होता है उसको बोलते हैं K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N, इस प्रकार से। फिर इसके अंदर जो है वो कक्षाएं होती है। जैसे पहली जो कक्षा होती है ऊर्जा स्तर होता है उसमें एक ही प्रकार के कोष होते हैं जो S कोष होता है, और दूसरी में S और P होते हैं, तीसरे में S, P और D होते हैं, चौथे के अंदर S, P, D, F होते हैं। 4 प्रकार के, आगे कक्षाओं में 4 प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निर्धारित होती है। जैसे S कोष के अंदर जो है वो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और किसी भी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2n² होती है। n यहाँ पर कक्षा की संख्या, जैसे n का मान पहली कक्षा के लिए 1 हो गया, दूसरे ऊर्जा स्तर या कक्षा के लिए 2 हो गया, तीसरे के लिए 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास का जो है एक क्रम है, जो ये जो ऊपर आपको दिखाए गए इसी तरह से बनाया जाता है। तो इसका जो आप एक क्रम आप याद रख सकते हैं। तो छोटी कक्षाओं में या आप अपनी 10वीं क्लास तक के लिए आप यदि इस विन्यास को याद कर लेते हैं या इस आप एक पैटर्न को याद कर लेते हैं तो आराम से जो है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। मैं कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको लिखकर बताऊंगा और ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप उसकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम आते हैं यौगिक पर। तो तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे H2O आप देखते हो, H2O, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हुआ 2:1। तो ये अनुपात यदि बदलता है तो पदार्थ ही बदल जाता है, उसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं, क्योंकि उसमें तत्वों का संगठन बदलने से जो है वो उसके गुण भी पूरी तरह बदल जाएंगे, रासायनिक भौतिक गुण सब बदल जाते हैं। तो यौगिक जो है वो तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लिखें तो उसकी संयोजकता किस प्रकार निर्धारित करते हैं। कुछ तत्वों की संयोजकता धनात्मक क्यों होती है, कुछ तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक क्यों होती है, ये समझने के लिए हम जो है इनका विन्यास समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास का हमने जो क्रम निर्धारित किया था उसमें हमने देखा कि पहले होता है 1s, फिर उसके बाद होता है 2s, फिर होता है 2p, फिर होता है 3s, फिर होता है 3p, फिर होता है 4s, फिर होता है 4p, इसके बाद होता है 3d। तो इस प्रकार के ये जो क्रम है इसमें आपको अधिकतम क्षमता को भी समझना है। जैसे S जो होता है कोष, S कोष जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, और P कोष जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P कोष में उनकी संख्या है 6, और D कोष जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं 10, और F कोष जो होता है उसके अंदर हम अधिकतम जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब इनको किस प्रकार से व्यवस्थित करें, तो मैं आपको एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संयोजी तत्व की संयोजकता निर्धारित करके उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको लिख के बताता हूँ।
जैसे हमारे पास परमाणु क्रमांक 11 वाला परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व होता है सोडियम, यानी सोडियम का हम प्रतीक लिखते हैं Na। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका मतलब ये हो गया कि इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 11। तो इनको कक्षाओं में व्यवस्थित करना, यही इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। तो हम देखेंगे ये जो पैटर्न हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हम इनकी क्षमताओं के अनुसार इन 11 इलेक्ट्रॉन को बांटते जाएंगे। ये क्षमता हमारे पास यहाँ लिखी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं गैस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। तो हम इस विन्यास के अनुसार इन इलेक्ट्रॉनों को बांटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1s से। तो आपको पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो हम 11 में से 2 दे दिए हमने। तो अभी 9 शेष है हमारे पास, तो हम जाएंगे 2s में। तो 2s को हम 2 दे सकते हैं, तो हमने 2 दिए, 2 और 2 4 बंट गए, पीछे रह गए 7। अब हम 2p पर जाएंगे, 2s के बाद कहाँ जाएंगे, 2p पर जाएंगे। और हम चूंकि हमारे पास अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन शेष है, तो हम इसको 6 दे सकते हैं, इसकी क्षमता 6 की है। अब हमारे पास बचा, यानी हमारे पास 2 2 4 और 6 10 हो गई, हमारे पास है 11। तो हम बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे 3s में। तो यहाँ आपने देखा कि इसका विन्यास बना, देखो पहले कक्षा के अंदर या पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए, और तीसरा कोष जो उसके अंदर आपके पास हुए कक्षा में हुए 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बना 2 8 1। अब हमें एक और तत्व को लेके देखते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का आप जानते हो कि परमाणु जो क्रमांक होता है वह 8 होता है। तो 8 को यदि हम व्यवस्थित करेंगे, तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए 8। हम 8 को हम इस विन्यास के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे पहले कक्षा में, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, अभी हमारे पास 6 हो रहे। तो हम 2s में जाएंगे, तो इसको 2 देंगे, अभी हमें 4 और शेष है। तो हम जाएंगे 2p पर, तो बचे हुए 4 हम यहाँ पर दे देंगे। तो देखो हमारे पास 8 हो गए पूरे। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ 2 और यहाँ हुए 6। अब इसका विन्यास बना 2 और 6। तो इसका विन्यास हमारे पास बनता है 2 8 और 1, और इसका विन्यास बनता है 2 और 6। तो अब ये हम देखें कि किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण होता है, किस प्रकार धनात्मक संयोजकता होती है, किस प्रकार से ऋणात्मक संयोजकता होती है। तो इसके लिए आप ये समझें कि जो धन आवेशी तत्व होते हैं, धन आवेशी जो तत्व हैं, उनके संयोजी कोष में, संयोजी कोष हम कहेंगे सबसे बाहर वाले को। तो सबसे बाहर वाला हमारे पास यहाँ कौन है, ये इसका सबसे बाहर वाला है, और ये इसका सबसे बाहर वाला है। तो धन आवेशी तत्व जो होते हैं, उनके संयोजी कोष में या बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, या 2 रहते हैं, या अधिकतम 3 रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, यानी इनको वो त्याग देते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो ऋणावेश कम हो जाएगा, जिससे वो बनाएंगे धनावेशी संयोजकता। तो इस प्रकार ये कहलाते हैं धनावेशी तत्व। और दूसरे ये हैं कि जैसे ऑक्सीजन का आपने देखा कि इसके पास 6 है, तो यदि किसी तत्व के संयोजी कोष में 5 है, या 6 है, या 7 है, तो वो इलेक्ट्रॉन उतने ही ग्रहण करते हैं जितने कि उनके पास 8 में से कम है। तो ये ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणावेशी संयोजकता बनाते हैं। तो इनको कहते हैं ऋणावेशी तत्व।
जिनके संयोजी कोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 या 7 होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक परमाणु की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने संयोजी कोष का जो है वो अष्टक पूरा करे। क्या पूरा करें? अष्टक। यानी अष्टक का मतलब ये है कि वो संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। तो अष्टक पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो ये देखें कि जैसे यहाँ सोडियम है, तो यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, पीछे 8 रह जाएंगे यहाँ पर। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके पूरा कर सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरा कर सकता है। इस प्रकार का अष्टक पूर्ण होगा। अष्टक पूर्ण होने के बाद वो जो है वो अपनी ऋणात्मक और धनात्मक संयोजकताओं का निर्माण करेंगे, जिसपे उनके विपरीत ध्रुव के आवेश होंगे और जिसके कारण उनके बीच में एक जो है वो आयनिक बंध बनेगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको किस प्रकार से तत्वों के ऋणात्मक और धनात्मक संयोजकता वाले तत्वों से यौगिकों का निर्माण होता है, किस प्रकार वो संयोग करते हैं और किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं, इस पर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने कुछ बातें जो सीखी है उनमें तत्व, परमाणु या जो कुछ ये तत्व हैं, ये जो उनके मूलभूत कण हैं उनके बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में पढ़ा। तो अगले यौगिकों का निर्माण हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।